उन्हें यह फ़िक्र है हरदम नई तर्ज ए जफ़ा क्या है। हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें चर्च का क्या गिला करें। सारा जहां अद्दू सही आओ मुकाबला करें। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद क्रांति अमर रहे। आज 23 मार्च के दिन शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पे आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर आप सभी को उनकी कुछ कहानियाँ जो हैं वीरता की शौर्य की, वो मैं शुरू से अंत तक बताना चाहता हूँ कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको नमस्कार प्रणाम। आपका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 18वीं शताब्दी के आसपास यूरोपीय जो देश थे उनकी साम्राज्यवादी नीति चरम पर थी। इस साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ कई देश थे और कई देश में साम्राज्यवाद नीति के खिलाफ जो राष्ट्रवादी नीति थी वो प्रबल होती जा रही थी। इस राष्ट्रवादी नीति के प्रबल होने का दो उदाहरण जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आने वाले समय में वो कारगर साबित हुआ, अन्य देशों के लिए प्रेरणा साबित हुआ। जिसमें जो पहला है वो है 1896 में इथियोपिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, यूरोपीय देश, बहुत बड़ा देश, इटली को हरा दिया। और दूसरा 1905 ईस्वी में जापान जैसे एक छोटे देश ने रूस को हरा दिया। तब इन यूरोपीय देशों को जो अजेयता का भ्रम था कि हम अजेय हैं, पूरी दुनिया में अपनी जो साम्राज्यवाद है उसका विस्तार कर सकते हैं, उसके खिलाफ इनकी अजेयता का भ्रम कुछ ठंडा पड़ा, मंद पड़ा। ठीक उसी समय में भी भारत में भी इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति चरम पर थी। इंग्लैंड जो था भारत को लूट रहा था और भारत में भी राष्ट्रवादी नीति जो राष्ट्रवाद थी वो बढ़ रही थी। लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना जाग चुकी थी और इसी क्रम में ये जो राष्ट्रवाद की चेतना जो थी वो दो उधार में बटा हुआ था। सबसे पहले एक तरफ जो थी वो क्रांतिकारी थे और दूसरे तरफ जो थे वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। तो सबसे पहले अगर हम कुछ बात करें क्रम वाइज से, तो 1885 ईस्वी में बम्बई में ए.ओ. हुम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। फिर उसके बाद और क्या होता है आगे की घटनाक्रम में से भगत सिंह के जो शुरुआती जीवन है उसके आने के पहले क्या क्या घटनाक्रम हो चुका था, वो अगर मैं सिस्टेमैटिक बताता चलता हूँ तो चीज़ें बेहतर समझ में आती है। राष्ट्रवाद जो था वो चरम पे थी, राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था, चेतना विकसित हो रही थी। उसी क्रम में 1885 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद 1893 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। एनी बिसेंट भारत आकर वाराणसी में रहने लगी और ये बोली उन्होंने कि मैं हृदय से आपके साथ हूँ। फिर तीसरी पॉइंट ये हुई कि योगी राज जो अरविंदो घोष थे उनका भी भारत की धरती पे वापसी हो चुकी थी। ये 1893 की 3 महत्वपूर्ण घटना हुई कि गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए, एनी बिसेंट आकर भारत में रहने लगी और वो ये कहने लगी कि मैं हृदय से आपके भारत के साथ हूँ और प्रेरणा लोगों को देने लगी। तीसरी बात ये हुई कि योगी राज अरविंदो घोष जो थे उनकी भी भारत की धरती पे आगमन वापसी हो चुका था। फिर बात है 1896 की। 1896 में पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, वो कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया जा चुका था। यानी वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत था वो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। आगे चलते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना होती है 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन होता है
और 1905 में ही वाराणसी अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। आगे जो बात करते हैं, फिर जो महत्वपूर्ण घटना होती है 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में, और आगा खां और सलीमुल्लाह की अगुवाई में। और उसके बाद 1906 में ही कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। और पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1906 तक की महत्वपूर्ण घटना होती है। फिर उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। वहाँ का कांग्रेस, वहाँ जो है ना, उस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट में बट गया। जो मतलब क्रांतिकारी, जो मतलब राष्ट्रवादी नीति जो चल रही थी अंग्रेजों को भगाने के स्वतंत्रता संग्राम की, उसमें 2 गुट बट गए, एक नरम दल और गरम दल। नरम दल का कहना था कि वो धीरे धीरे करके अहिंसात्मक प्रयोग करके हम लोग आज़ादी पा सकते हैं, लेकिन गरम दल का कहना था कि ऐसा नहीं होगा, मार पीट हिंसा करना ही होगा। इसलिए गरम दल में 3 प्रमुख नेता बट गए, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। ये नरम दल और गरम दल में बट गए। फिर वहीं 1907 की जब बात आती है, तो 28 सितंबर 1907 को बंगागांव, जिला लायलपुर, जो कि अविभाजित भारत का पाकिस्तान था, वहाँ भगत सिंह का जन्म होता है। 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, उसमें अविभाजित भारत था, लेकिन अब वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। लेकिन जब विभाजन हुआ तो वो उनका परिवार जो था भगत सिंह का, उनका पैतृक गांव भारत के पंजाब राज्य के खटकल कला में आ गया। फिर भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह था, माता विद्यावती कौर थी। ये समृद्ध, यानी एक विकसित परिवार थे, किसान थे लेकिन विकसित परिवार थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगत सिंह का पालन पोषण भी अच्छी तरह से हो रही थी, उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से चल रही थी, और उनको किसी चीज़ की सुविधाओं में कोई कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि एक माता पिता समृद्ध किसान थे ही, लेकिन समृद्ध थे। लेकिन एक कहावत है, कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, और पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो भगत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि होनहार थे, बिरवान थे, और उनके 2 चाचा थे, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। वो भी क्रांतिकारी नेता थे और वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। जब वो घर आते थे तो वो क्रांतिकारी जो रणनीति थी उसकी चर्चा करते थे। भगत सिंह को उसमें बड़ा चाव था, बड़ा आनंद लेते थे। भगत सिंह उसमें दिलचस्पी रखते थे कि कैसे ये क्या बातें कर रहे हैं चाचा लोग, भारत की आज़ादी की बात कर रहे हैं। चाचा की बातों से भगत सिंह बहुत प्रभावित होते चले गए और क्रांति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उनके शरीर में जो खून था उबाल लेते चला गया। इसी दरमियान होता क्या है कि उनकी उम्र 12 वर्ष के आसपास होती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। जब यह घटना होती है तो भगत सिंह लाहौर से चलकर अमृतसर आ जाते हैं और यह दर्दनाक घटना को देखते हैं, और हृदय विदारक घटना को देखकर वो बहुत पीड़ित और दुखित होते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम सबको आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहिए। फिर असहयोग आंदोलन के बाद रॉलेट एक्ट आता है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रॉलेट एक्ट आता है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जो कि अहिंसात्मक आंदोलन था। और इसी आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, जहाँ किसानों ने 22 पुलिसकर्मी को थाने में बंद करके जला दिया। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। यहाँ इस आंदोलन के स्थगन होने से भगत सिंह भी काफ़ी दुखी होते हैं और उनको ये लगता है कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन महात्मा गांधी की सब इज्जत करते थे देश में, वो भी इज्जत करते थे, कुछ कह ना पाए। लेकिन उनको बड़ा रोष हुआ कि ये जो घटना था, इसके बाद असहयोग आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था। उसके बाद होती क्या है ना, HRA की स्थापना। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल ने की।
1922 की घटना के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद 1924 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल जो युवा नेता थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी बनाया कि ऐसे अहिंसात्मक तरीके से आज़ादी नहीं मिलेगी, कुछ तो विशेष करना होगा, अलग क्रांति करना होगा। नौजवान लोग उसमें इकट्ठा हुए और पार्टी बना ली एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन पार्टी के प्रचार के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए हर जगह पैसे की ज़रूरत होती है। उनके पास पैसे थे नहीं, तो पैसे के लिए क्या हुआ, 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन लूट, जो कि सरकारी खजाना जा रहा था, उन्हें ट्रेन को रोक करके लूट लिया। सरकारी खजाना ऐसे तो कहा जाए तो वो अंग्रेज़ों का था, लेकिन ऐसा था नहीं, वो तो रियल में पैसे तो भारत का था, उस पर राज कर रहे थे अंग्रेज। तो कहा जा रहा था कि सरकारी खजाना था, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं भाई। वो बात तो ये थी कि वो तो पैसा तो भारत का ही था। तो उसे लूट करके इन्होंने सोचा, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इनके और साथियों ने, कि ये लूट लिया जाएगा तो हम लोग के पास पैसे हो जाएंगे। इस क्रम में 29 लोग गिरफ्तार हो गए, जिसमें 17 लोग को लंबी कारावास की सज़ा हुई, 4 आजीवन कारावास, 4 को आजीवन कारावास और 4 को काला पानी की सज़ा, यानी 25 लोग को इस तरह से हुआ। और बाकी जो 4 प्रमुख थे उनको फांसी दे दिया गया। इन 4 प्रमुख में अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और एक रोशन सिंह थे। ये 29 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद लंबी कारावास, काला पानी की सज़ा और फिर आजीवन कारावास एवं फांसी के बाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी थी वो मंद पड़ जाती है। इसके जो मतलब क्रांतिकारी थे इसमें वो कम जाते हैं, पार्टी का जो सक्रियता है वो कम जाती है। और इस तरह से ये एचआर जो पार्टी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी धार कुंद हो जाती है। इसके बाद होता क्या है, 1926 की बात आती है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं और लाहौर नेशनल कॉलेज से अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ऐसे युवक को, नौजवान को तैयार करने लगे देश सेवा के लिए, जो सेवा, त्याग एवं पीड़ा झेल सके, और उसमें लग गए। फिर 1928 ईस्वी में इनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से होती है, जहाँ पे ये जो अपनी पार्टी है नौजवान भारत सभा, इसका विलय कर देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी में, एचआरए में, और उस पार्टी का एक नया नाम दोनों को मिलाकर के रखते हैं 1928 ईस्वी में, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम रखा। और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी आंदोलन, जो क्रांतिकारी कार्य थे, उसको बढ़ाने लगे और उसकी गतिविधि फिर से चल पड़ी। इसी दरम्यान में होता क्या है कि 1928 ईस्वी में 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के विरोध में स्कॉट, जो कि पुलिस अधीक्षक थे, उनके कहने पर सॉन्डर्स पुलिस कप्तान ने लाठी से पीट कर गरम दल के एक बहुत प्रभावशाली नेता लाला लाजपत राय की हत्या कर दी। अब जब लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है तो ये लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए सोचते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। तब होता क्या है कि 27 दिसंबर 1928 को योजना बनाते हैं, जिनमें ये 4 लोग शामिल होते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जय गोपाल, और एक उनका नाम जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और जय गोपाल। ये 4 लोग योजना बनाते हैं और लाहौर कोतवाली के सामने जा कर के खड़े होते हैं, जिसमें जय गोपाल का कार्य क्या कि वो एक साइकिल से जाते होते हैं और वहीं पे साइकिल इस तरह से खड़ा करते हैं कि जैसे साइकिल उनकी खराब हो गई हो। जो चंद्रशेखर आज़ाद का काम था, डीएवी स्कूल के ऊपर उसका जो 4 दीवारी था, 4 दीवारों के ऊपर से वो गार्डिंग कर रहे थे। और राजगुरु एक पेड़ के पास छिप गए और चंद्रशेखर आज़ाद भी पेड़ के पास छिप गए। इन दोनों का काम था कि गोली से वो स्कॉट को मार देना, सॉन्डर्स को मार देना, चूँकि पुलिस कप्तान उन्होंने लाठी से लाला लाजपत राय को मारा था, तो वो गोली से मारना था। क्योंकि ये लोग चेहरा से पहचानते नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ कि वो साइकिल खराब होने के बहाने वहीं पे खड़ा हो गए वो जय गोपाल। और जब वो कमरे से बाहर निकला सॉन्डर्स, तो उन्होंने अपना रुमाल गिराया, राजगुरु ने गोली सीधे उसके सिर में सॉन्डर्स के दाग दी, लेकिन फिर भी भगत सिंह ने 3-4 गोली और दाग कर उसका पूरा इंतजाम कर दिया।
इस तरह से सॉन्डर्स की हत्या हो गई और लाला लाजपत राय का बदला भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जयगोपाल और राजगुरु ने ले लिया। गोली मारने के बाद एक सिपाही चनन सिंह इन लोगों के पीछे भागा। चंद्रशेखर आजाद ने मना किया कि पीछे भाग जाओ, लेकिन उन्होंने माना नहीं चनन सिंह सिपाही। तो चंद्रशेखर आजाद ने चनन सिंह सिपाही को भी गोली मारकर हत्या वहीं पे कर दी। इस तरह से 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय का भी बदला इन्होंने ले लिया। उसके बाद होता है क्या है ना कि मारने के बाद पकड़ने की जब बात होती है गिरफ्तारी के लिए ना, तो ये लोग ना लाहौर से कलकत्ता दुर्गा भाभी के सहयोग से भाग जाते हैं। अपनी दाढ़ी मूछ कटवा करके, दाढ़ी बाल सब भेष बदल करके वे भाग जाते हैं। फिर होता क्या है ना कि 8 अप्रैल 1929 का दिन आता है। अंग्रेज पब्लिक सेफ्टी बिल एक लाती है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए कि बिल आएगा, खून खराबा ना हो, गोली बंदूक से ये ना चले, लोगों की जान ना जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। पब्लिक सेफ्टी बिल के आड़ में ये क्रांतिकारियों को दमन करना चाहते थे। तो इसके लिए क्या किया कि दिल्ली सेंट्रल हॉल में ये सेफ्टी बिल जो था ना वो पास होना था। तो दिल्ली सेफ्टी हॉल में क्या हुआ कि बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह पहुँचे और एक आवाजी बम और पर्चा फेंका, और वहाँ फेंका जहाँ जगह खाली थी। इनका वो पर्चे में भगत सिंह ने साफ लिखा था कि मेरा उद्देश्य किसी को मारना, किसी को हानि पहुँचाना नहीं है, बस बहरे अंग्रेजी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाना है। बम पटका गया। बम पटकने के बाद पूरा दिल्ली सेंट्रल जो असेंबली थी वो पूरा का पूरा धुआं से भर गया। भगत सिंह भाग सकते थे बटुकेश्वर दत्त के साथ, लेकिन उन्होंने भागना मुनासिब नहीं समझा और अपनी गिरफ्तारी वहीं दे दी और वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में एवं बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया। भगत सिंह इसके बाद जेल से ही लेख लिखते रहे और उनके लेख को उस समय आज के अखबार जैसे नहीं थे। उस समय के अखबार हूबहू उनके लेख को अखबार में छापा जाता था और लोगों को प्रभावित करने के लिए उनकी जो टेढ़ी जो टोपी, वो गोल टोपी जो होती है ना, वो गोल टोपी वाली भगत सिंह की फ़ोटो लगाई जाती थी। भगत सिंह की खास ख्वाहिश थी कि वही फ़ोटो हमारी लगाई जाए, तो भगत सिंह की वही फ़ोटो अखबार में लगाई जाती थी। और इसके बाद जेल में ही उन्होंने, भगत सिंह ने ही मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक नाम से अंग्रेजी में एक लेख लिखा था। जेल में ही भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ 64 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिसमें उनकी एक दोस्त यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु भी हो गई थी। फांसी की सजा सुनाई जाती है कब? दिन आता है 26 अगस्त। उसके बाद जेल में ही रहते रहे वो। दिन आता है 26 अगस्त 1930 को। भारतीय दंड संहिता की धारा 129 एवं 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के तहत भगत सिंह को अपराधी सिद्ध किया गया और 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को अदालत के द्वारा 68 पन्नों के निर्णय में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। अब जब फांसी की सजा सुनाई गई तो सजा माफ़ी के लिए अपील भी किया गया। प्रिवी काउंसिल में अपील किया गया 10 जनवरी 1931 को, लेकिन यह रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी 14 फरवरी 1931 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मोहन मालवीय ने उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन से भी बात की कि मानवता के आधार पर भगत सिंह की माफ़ी को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन माफ़ नहीं किया गया। फिर 17 फरवरी को गांधी जी ने भी 17 फरवरी 1931 को गांधी जी भी ने वाइसराय से बात की कि माफ़ी किया जाए उनकी फांसी को, लेकिन बात नहीं बनी। 18 फरवरी को आम जनता ने भी कई तर्क के द्वारा माफ़ी की अपील दायर की, लेकिन माफ़ नहीं किया गया। लेकिन ये जो बोला जाता है कि भगत सिंह की माफ़ी के लिए, भगत सिंह की फांसी गांधी जी बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन बात थी कि वो जो माफ़ी होती वो राजनीतिक बंदी के लिए थी, लेकिन वो राजनीतिक बंदी ना हो करके वो जो भगत सिंह पर जो केस था वो देशद्रोही का, राजद्रोही का केस चल रहा था, जिसके कारण उनको माफ़ नहीं किया गया। हालांकि पंडित मदन मोहन मालवीय
और वो महात्मा गांधी ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि उनकी सज़ा को, उनकी माफ़ी को, फांसी की सज़ा को माफ़ करवा दिया जाए। दूसरी तरफ ये लोग अपील दायर कर रहे थे बार बार कि फांसी की सज़ा माफ़ किया जाए, लेकिन भगत सिंह अपनी तरफ से खुद कहते थे कि नहीं, फांसी की सज़ा माफ़ नहीं की जाए, मैं फांसी पर चढ़ जाना चाहता हूँ। उसके बाद जेल में ही जब फांसी की सज़ा सुना दी गई तो बटुकेश्वर दत्त ने के खत लिखा भगत सिंह को और कहा कि यारा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो यार कि देश के लिए मर रहे हो, देश के लिए फांसी चढ़ाए जा रहे हो, देश तुम्हें याद करेगा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। उसके बाद भाई के नाम भगत सिंह एक खत लिखते हैं 3 मार्च को, और भाई को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चर्च का क्या गिला करें, सारा जहां अद्दू सही, आओ मुकाबला करें। 23 मार्च 1931 को फांसी से पहले उनकी जब आखिरी इच्छा पूछी गई, उनकी जब आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो उस समय वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और कहा कि वो मुझे ये किताब पूरी पढ़ लेने दो। और जब फिर जेल के अधिकारियों ने उनका आकर कहा कि चलो फांसी का टाइम आ गया है, तो उन्होंने कहा कि भाई, एक क्रांति को दूसरी क्रांतिकारियों से तो मिल लेने दो। और उसके बाद उन्होंने लेनिन की जो जीवनी की किताब पढ़ रहे थे वो छत के ऊपर फेंका और कहा ठीक है अब चलो। और फांसी पर जाते समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों मस्ती से गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मोए रंग दे बसंती चोला, क्रांति अमर रहे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7:33 पर भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को फांसी दे देने के बाद क्रांति न हो जाए इसके डर से अंग्रेज उनके सबको काट करके बोरी में भर करके फिरोजपुर की तरफ ले गए और वहाँ घी डालकर जलाने के बजाय मिट्टी का तेल डालकर उनके सब में आग लगा दिया। परंतु आग देखकर जब आसपास के गांव वाले आ गए तब अंग्रेजों ने उनकी लाश को सतलज नदी में फेंक कर वहाँ से भाग गए। फिर ग्रामीणों ने उनकी लाश को निकाला, फिर उन्हें घी लगा करके विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस तरह से भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। मरने से पहले, फांसी से पहले भगत सिंह ने अपनी माँ को लिखा था कि माँ, मेरी मौत के बाद मेरे सबको लेने तुम मत आना, क्योंकि तुम माँ हो, रो पड़ेगी और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दुनिया ये देखे कि भगत सिंह की माँ रो रही है, इसलिए मेरे लाश को लेने के लिए भाई कुलवीर को भेज देना। इस तरह से भगत सिंह की अंतिम संस्कार हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लेकिन हर युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित कर जाते हैं और ये दिखाते हैं, उनकी जो फांसी है ये दिखाता है कि नहीं, देश के लिए कुछ भी करो, मर जाना भी, कुर्बानी देना भी देश के लिए बेहतर है। क्योंकि जब वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी में शामिल हो रहे थे तो चंद्रशेखर आज़ाद से पहली बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने जलती मोमबत्ती पे हाथ रखकर कसम खाया था कि मैं अंतिम समय तक नहीं भागूंगा और देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। उन्होंने अपनी कुर्बानी भी दे दी। इसके बाद उनके साथी बटुकेश्वर दत्त जो थे, काला पानी की सज़ा के बाद 1942 ईस्वी में काला पानी की सज़ा से जब लौट करके आते हैं तो 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लेते हैं। जब देश आज़ाद होता है तो उसके बाद उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, उनसे पहचान मांगा जाता है क्रांतिकारी का। बीड़ी और सिगरेट बनाने वाली कंपनियों में उन्होंने काम किया। वहाँ से काम छोड़कर उन्होंने फिर बिस्किट बनाने का काम किया और जब बस टेंडर हो रही थी, सरकारी बस सेवा की, तो उन्होंने उसमें भी नौकरी मांगने गए तो वहाँ से उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया। आज़ादी के बाद आज़ादी के क्रांतिकारियों के साथ ऐसा हाल हुआ अभी हमारे देश में, उनको कोई नौकरी भी नहीं मिली। फिर अंततः वो टीबी से ग्रसित हो गए, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से, और
65 ईस्वी में एम्स में अंततः खांसते खांसते उनकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों, आज ये 23 मार्च का दिन भगत सिंह के पुण्यतिथि का दिन था और हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन याद करते हैं और उनके श्रद्धा सुमन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भगत सिंह अमर रहे।